अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। First of all, thank you so much for giving me this golden opportunity to say something in front of you. I'm really thankful by standing in front of you, and I welcome all of you on the stage. मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में दो चार बातें रखने का मौका दिया, और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप सब यहाँ शेर हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ जो कुट्टी भवानीगंज से चल करके 4 घंटा पहले यहाँ आकर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ शेर हिंद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में। मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे सही कहने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाजिरीन मजलिस, आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं ये हिंदुस्तान का हिस्ट्री क्या है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, और इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो सौतेला व्यवहार इस हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम में से हर एक शख्स जानता है कि ये देश 1947 में आजाद हुआ, और मैं आपको बताऊं कि इस देश की आजादी में जितना हिस्सा हिंदू भाइयों ने लिया, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा हमारे मुसलमान भाई ने लिया। और खुसूसन हमारे उलमा इकराम, हमारे बड़े बड़े मुसलमान सारे लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ा, उसके बाद इस देश को आजाद किया। मैं आपको बताऊं कि इस जंग आजादी में लड़ने वाले सबसे पहले हमारे उलमा इकराम थे। अगर उलमा इकराम ये फतवा जारी नहीं करते कि जंग आजादी होनी चाहिए और जो सिचुएशंस आ पड़ा है इसके लिए हमें लड़ना चाहिए, कसम खुदा की ये आजादी हमें नहीं मिलती, अब तक हम लोग गुलाम रहते और गुलामी करते। लेकिन हमारे जो उलमा इकराम है, उन्होंने लोगों के साथ जा करके उन्हें बतलाया कि ये सिचुएशंस है, ये जुल्म आज हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कत्लेआम किया जा रहा है, हमें जुल्म कर रहा है। इस जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आपको बताऊं कितने ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि मुसलमान हैं। आप देखिए अशफाकुल्लाह खान, आप देखिए अबुल कलाम आजाद, ये वो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया, जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपने तन मन धन की बाजी लगा दी। मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में आज हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इस हिंदुस्तान को हमने अपने खून पसीना से सींचा था, हमारे आबा व अजदाद ने खून पसीना से सींचा था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हिंदुस्तान में हमें वो हक नहीं दिया जा रहा है, हमें वो राइट्स नहीं दिया जा रहा है जो हक हमें मिलना चाहिए। और ये काम हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ही हैं जो मुसलमानों को वो हक दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको मालूम, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी, इसी तरीके से जब वक्फ बिल लागू हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल को फाड़ने की जिसारत अगर किसी ने की तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे। यही वो शख्स है जिन्होंने इस ट्रिपल तलाक और इसी तरीके से सारे मसले पर आवाज उठाते हैं। मुसलमानों, मैं आपको बताऊं कि अगर ये लागू हो जाता, अगर जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के लिए किया है, अगर इतना नहीं करता, तो मैं आपको बता रहा हूं सारी जमीनें जो वक्फ के नाम पर है, जो हमारे आबा व अजदाद ने मस्जिद और दरगाह और ईदगाहों के नाम पर दी है, वो सारी जमीनें छीन ली जाती। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी फ्यूचर की सोच है कि अगर इस तरह के नेता
नेता और लीडर्स हमारे लिए ना लड़े और हम उसको मजबूत ना करें, कसम खुदा की बोलता हूं, हमारे लिए आज से 10 साल बाद इस मुसलमानों को यहां पर सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, मुसलमानों को सांस लेने दे रहा है तो ये गनीमत बोल रहा है कि मुसलमानों हम तुमको सांस लेने दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जमीन हमारे आबा व अजदाद की जमीन है। इस जमीन से हमें भगाने की बात करता है, कभी एनआरसी लागू करके तो कभी सीए बिल लागू करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस देश से भगाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक हकीकत बतला रहा हूं कि अगर जनाब शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता और लीडर मौजूद नहीं होते और एनआरसी सीए बिल पर आवाज नहीं उठाते तो उनको मौका मिलता और ज्यादा तन मन धन के साथ वो बाजी लगाता और मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से हटाकर ही दम लेता। लेकिन यही वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो हर किसी के लिए हक की बात करता है, जो हर किसी के लिए हक की बात करता है। मुझे अफसोस होता है कि इस हिंदुस्तान के लिए हमारे उलमाए किराम, हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून पसीने से इसको सींचा और इसको आजाद किया और कहता है इस हिंदुस्तान में तुम्हारा क्या हिस्सा है, इस हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। मुझे याद आ रहा है वो शेर कि जब खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, जब खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अजीज साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मैं सारे जनता को जागरूक करना चाहता हूं कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सपोर्ट करें और इस पे आए, सब जुड़े और इसका जो मिशन है उस मिशन में कामयाब करें। आपको मालूम होगा जो यहाँ लिखा हुआ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका मतलब यह है कि मुसलमानों को इत्तेहाद करना चाहता है, मुसलमानों को एक यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता है और मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसको प्रोवाइड करना चाहता है। ये मुस्बत सोच के साथ जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए हैं, हम सबको चाहिए कि हम उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। कसम खुदा की, अगर हमने साथ नहीं दिया, अपनी क़ियादत नहीं बनाया, अपने लीडर्स नहीं चुने तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें तबाह कर दिया जाएगा, हमें बर्बाद कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान से मुंह के बल घसीट कर दूसरे देश में फेंक दिया जाएगा। अजीज साथियों, मैं जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि हम सारे लोगों को मिलजुल कर इस मजलिस की जो सोच है और इस मजलिस का जो मिशन और गोल है उस मिशन को हम फॉलो करें, उस मिशन की हम सपोर्ट करें और अपने हिसाब से अपनी अपनी वोट डाल करके इसको कामयाब करें, इसकी पार्टी को मजबूत करें। इंशाअल्लाह हम इस हिंदुस्तान के अंदर, इस किशनगंज की सरजमीन पर, इस सीमांचल की सरजमीन पर हम डट कर रह सकते हैं। हमें कोई हराने वाला नहीं होगा, हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा। जैसे आपको मालूम, यूपी के अंदर जब कभी भी मैंने खुद 5 साल पढ़ाई किया है, 5 साल स्टडी किया है यूपी के अंदर, वहां मैंने अपने आंखों से मुशाहिदा किया कि वहां के लोगों को गाय काटने नहीं दिया जाता है, वहां पर गोरू काटने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां का सीएम टकले जी है, टकले साहब नहीं काटने देते हैं। मैंने ऐसा देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जो गाय काटने की वजह से उसे मार करके जेल में दाखिल कर दिया गया। मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूं कि कहीं वो दिन ना आ जाए, कहीं वो दिन हमारे सामने ना आ जाए, वो घड़ी ना आ पड़े कि हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए, हमारे साथ भी ऐसा सलूक किया जाए। इसीलिए हम सबको जरूरत है कि इस पार्टी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें, इसका एक हिस्सा बने और अपने हिसाब से अपनी वोट की ताकत को बना करके इस पार्टी को कामयाब करें। तब जा करके हम यहाँ सुकून की सांस ले सकते हैं, हम यहाँ चैन की सांस ले सकते हैं। मैं 2 बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आपको मालूम, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, आपको पता होगा कि हर जगह ये सुनने को मिलता है, फला जगह मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया गया, फला जगह भीड़ में घेर करके मुसलमानों को मार दिया गया। ये खबर आए दिन हिंदुस्तान में सुनने को मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रॉब्लम का स्कॉर्पियो वाला भाई, एक ही सलूशन है। स्कॉर्पियो बाहर कर दे, आप स्कॉर्पियो अंदर मत लाए मेरे भाई, वो मेहमानों के लिए है। जो भी वहाँ गेट में है हमारे जो लोग, भाई मैं कहूंगा कि गाड़ी को यहाँ से खाली करके आगे भेज दीजिए, गाड़ी को यहाँ ना लगाए।
मेरे साथियों, दो बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि मॉब लंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है। आपको याद होगा तबरेज नाम का मुसलमान व्यक्ति को मार दिया गया, हुजूमी तशद्दुद के जरिए मार दिया गया। ऐसे बहुत सारे वाकयात और हिस्ट्री आपको मिलेंगे कि कितने मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद और इसी तरीके से मॉब लंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। उसका केस उठाने वाला, उस पर बात करने वाला, उस पर स्टेटमेंट देने वाला कोई मौजूद नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम चैन और सुकून का सांस ले इस धरती सीमांचल के अंदर और इस धरती किशनगंज के अंदर, अगर हम चैन और सुकून की सांस लेना चाहते हैं तो हमें मजलिस को मजबूत करना होगा, हमें मजलिस को मजबूत करना होगा। इस बगैर मजलिस को मजबूत किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाएगा, हमारे बाल बच्चे को मार दिए जाएंगे, उस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होगा, उस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपको बताऊं और एक पॉइंट बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि अजीज साथियों, हमें जरूरत है आज के सिचुएशंस के हिसाब से आज तालीम हासिल करने की। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स लैक ऑफ द एजुकेशन की कमी है, जिस वजह से आज हम मुसलमान पीछे हो रहे हैं। मैं आपको एक हकीकत बतला रहा हूं, आप जाइए किशनगंज पे जाइए, आप बहादुरगंज पे जाइए, आपको कोई भी डीएम, एसपी, डीएसपी बल्कि छोटे छोटे पद पर आने वाले कोई मुसलमान नहीं है, कोई चौकीदार भी मुसलमान नहीं मिलता। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डीएम नहीं बन सकते, एसडीएम नहीं बनेंगे और छोटे छोटे कम से कम पदाधिकारी पे नहीं आएंगे तो हम अपनी बात कैसे आगे बढ़ेंगे? ये कौम और मिल्लत आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती है। हमें जरूरत है अक्ल सलीम की, हमें जरूरत है एजुकेशन की, हमें जरूरत है प्रॉपर एजुकेशन की। तब जाकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इस कौम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हम ठगे जाएंगे, हमारे साथ वो वैसा ही सलूक किया जाएगा, सौतेला व्यवहार किया जाता रहेगा। इसीलिए अजीज साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को दीनी एजुकेशन, इस्लामिक इंक्लूडिंग जनरल एजुकेशन दे। इस्लामिक इंक्लूडिंग जनरल एजुकेशन जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दैट मींस रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड। पढ़ो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। I mean that कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानो, उसके साथ साथ दुनियावी फंक्शन को जानना पड़ेगा। इस दुनियावी फंक्शन को जानना पड़ेगा। जब तक हम दुनियावी फंक्शन को नहीं जानेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी का मकसद दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। दोनों जगह कामयाबी हमारी जिंदगी का मकसद है। हम हमेशा ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस आयत का जो मीनिंग है, इस दुआ का जो मीनिंग है वो ये है कि इलाहुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन, grant us the luxury life, the beautiful life in the world and also in the hereafter। हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगह अच्छी जिंदगी अता फरमा। ये हमारी जिंदगी का मिशन और मकसद है। अजीज साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जिंदगी का मकसद इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। इसीलिए आप ऐसा सोच के चले, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाइए। आप इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ जनरल फील्ड को समझे, जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर आप अच्छा एजुकेशन देते हैं तो मेरा ये उम्मीद और मानना है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज और सोसाइटी धीरे धीरे तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगा और एक दिन उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां हमारी सोच है, जहां हम सोचते हैं कि हमारा यहां तक पहुंचे। आखिर में मैं ये नारा लगाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जनाब असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जनाब अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए।